फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए समाजशास्त्र विषय यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीडीसी केवीएस एनबीएस यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी बीपीएससी दिल्ली ट्रिपल एसबी एमपी सेट राजस्थान छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी ऐसे स्टेट से हों, यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हों, तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी और सहयोगी साबित होगा। कारण ये जो आपका मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आता हूँ, ये सभी ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो कि करीब करीब चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी यूपी पीजीटी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी से हों या हरियाणा उत्तराखंड किसी स्टेट से हों, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए। ये समाजशास्त्र की क्लास है और ख़ासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हमारे ज़रूर देखें जिनका आपका अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा है और आपका मई में पीजीटी यूपी पीजीटी का लगा है और संभवतः आने वाले समय में जीआईसी की जीडीसी की यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसियाँ आने वाली ही हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहिए और देर ना करिए। पहले से तैयारी में लगे रहेंगे तो ठीक है, और जिनकी परीक्षाएं हैं उनको तो देना ही है परीक्षा। और इधर देखिए आप लोगों का होली जो है आ रहा है, तो होली की क्या त्यौहार भी मनाइए। और आपका जो ये क्या कहते हैं, होली के साथ साथ जो मुस्लिमों का त्यौहार चल रहा है आपका रमज़ान, ये भी चल रहा है। तो आप लोग इन त्योहारों को जो है मिल बांट के मनाई जो है आपस में मिल बांट कर मनाइए और आपस में खुशियाँ बांटिए। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, पढ़ाई में कोई कमी ना करिए। कारण इसका ये है ना, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूँ। और बीच में हमारी क्लास कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने जो पिछले क्लास में आप सभी को बता चुका हूँ। और देखिए इधर मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि आप लोगों का पिछले 2-3 क्लास देखे होंगे, आवाज़ स्लो सुनाई दे रहा होगा, उतनी तेज़ नहीं है। हालांकि मैं सिस्टम बनने को दिया था लेकिन ठीक से बन नहीं पाया है। तो आप लोगों को परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं को ध्यान में लेके ये मैं क्लास लेकर आया हूँ। सोचा इधर आपकी क्लास करा दूँ, फिर सिस्टम जो है जैसी छुट्टी मिलेगी आप जो इसको सही करा के फिर आप लोग जो है अच्छे से पूर्व की भांति क्लास पाएंगे। तो आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर क्या है। तो आप लोग जो है समझदार तो ही हैं, क्योंकि प्रतियोगी छात्र हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोग। तो आइए आज की क्लास देखते हैं। आप सभी के लिए आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ये क्लास आपका यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है पीजीटी जीआईसी जीडीसी केवीएस एनबीएस यूपीपीएससी मतलब सारे एग्जाम ये जो है आपका समाजशास्त्र विषय देते हैं। तो ये क्लास जरूर देखिए, ठीक है, और इसका निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठाइए। और आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न जो है क्लास की शुरू होने से पहले आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोगों की एक लाइक हमारी ताकत है। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो है एक सब्सक्राइब मेरे लिए जीवन दान है। आप लोग जान ही रहे, इस चीज़ को बताने की जरूरत है नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 कि राल्फ लिंटन के अनुसार एक संस्कृत में निम्नलिखित वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। किसके अनुसार, राल्फ लिंटन महोदय के अनुसार कह रहा है कि संस्कृत में निम्नलिखित वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है विशिष्टताएं, विकल्प और समाकृतियां, ये ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा सार्वत्रिकताएं, ये देखिए सार्वत्रिकताएं, विशिष्टताएं और विकल्प। ऑप्शन सी कह रहा समाकृतियां, सार्वत्रिकताएं, विन्यास। और ऑप्शन डी कह रहा विकल्प, विन्यास और समाकृतियां।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका जो प्रश्न है मूल अवधारणा से प्रश्न है, ठीक है। तो अवधारणा का जो प्रश्न होता है मूल अवधारणा टॉपिक है, थोड़ा सा आपका कठिन तो लगता ही है, लेकिन आप लोग पढ़े हैं और प्रैक्टिस सेट वगैरह साल करते रहेंगे तो आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रश्न जो है ना आपका यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी वगैरह में पूछे जा चुके हैं और बार बार जो है पूछे जाते रहे और पूछे जाने की संभावना बनी है। तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर आता हूँ। अगर आप लोग इन प्रश्नों को प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए, ऐसे प्रश्न कठिन नहीं लगेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। जो आपका राल्फ लिंटन महोदय हैं, ये उन्हीं के अनुसार है ये अवधारणा कि सभ्यताएं, विशिष्टताएं और विकल्प जो है संस्कृत में निम्नलिखित वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो इनके अनुसार ये आपका सभ्यताएं, विशिष्टताएं और विकल्प है। तो इस हिसाब से जो आपके राल्फ लिंटन महोदय हैं, क्योंकि ये संस्कृत को लेके विशिष्ट संस्कृत में लिंग की बात करते हैं, धर्म समूह के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है, और विकल्प संस्कृत में प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके व्यवहारों को व्यक्ति को चुनना पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता है चुन के। तो यही राल्फ लिंटन महोदय कह रहे हैं आपके। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। वैसे मूल अवधारणा का प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा चांस बनेगा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके कठिन होते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2। और खासकर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो बच्चे हैं और वो ज़्यादा ध्यान देंगे, और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न जो है बहुत सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। और आपके जो यूपी पीजीटी के बच्चे हैं या जो पीजीटी यानी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली एमपी किसी भी स्टेट से हो, वो तो उनका प्रश्न जो है थोड़ा सा सिंपल होता है। तो ये जो क्लास है इसमें जो प्रश्न उत्तर है सबका मिक्स है। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्लास केवल स्पेशली आपका जो है पीजीटी के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ये क्लास जो है आप चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका एग्जाम लगा है या पीजीटी प्रवक्ता सभी के लिए है। आइए अब कंटिन्यू क्लास जारी रखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चयन करें। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। अच्छा, तो ये देखिए आपका मिलान का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है जॉर्ज सिमेल ए प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर जो बता रहा है ये जॉर्ज सिमेल का बता रहा है आपका, क्योंकि इधर आपका ये ध्यान दीजिए, एक तरफ ये जो है ना आपके राइटर हैं, एक तरफ जो उनकी अवधारणाएं हैं। ये जो है जॉर्ज सिमेल का प्रिमिटिव कल्चर बता रहा है। अभी यूनिवर्सिटी का ये बता रहा है मैजिक, क्या बता रहा है अभी यूनिवर्सिटी का, आप लोग ध्यान दीजिए, मैजिक साइंस एंड रिलीजन, ये ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी कह रहा है लेस्ली वाइट, यानी कि इनका कह रहा है द साइंस ऑफ कल्चर ए स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। ये आप ध्यान दीजिएगा, एंड सिविलाइजेशन। तो आपका ऑप्शन डी कह रहा है डेविड आर्नल्ड का, इनका बता रहा है द जो है ये दी सोशियोलॉजी ऑफ सब कल्चर्स, ये बता रहा है ऑप्शन डी डेविड आर्नल्ड महोदय का द सोशियोलॉजी ऑफ सब कल्चर। तो इसमें से क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए आप लोग, इस निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ये नहीं ध्यान दीजिए आप लोग। बाकी इसमें 3 सही हुआ, कोई एक ऐसा है जो सही नहीं सुमेलित है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका देखिए आप सभी लोगों को पता है, ये है तो कठिन प्रश्न लेकिन देखिए सिंपल था है। प्रिमिटिव कल्चर किस थिंकर का है, ये जॉर्ज सिमेल का थोड़ी है। जो आपका ऑप्शन ए है ये जो है जॉर्ज सिमेल का थोड़ी प्रिमिटिव कल्चर, ये आपका तो एडवर्ड बर्नर्ड टायलर महोदय का है ये। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, ये पकड़ में आ गया आपका। ये ध्यान दीजिए, देखिए नोट करते चलिए, क्योंकि जॉर्ज सिमेल महोदय इसके आंसर नहीं है ये, ठीक है। ये आपके कौन है फिर, एडवर्ड बर्नर्ड टायलर, नोट कर लीजिएगा। आपका एडवर्ड जो है इस पर थोड़ा लिखते नहीं बनता ना, मैं आपको बताया था टायलर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिलान का क्वेश्चन है, और मिलान का क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत करके चले आएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य एकीकरण है। क्या कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा, अरे ये कहाँ है, इधर जा रहा, ध्यान दीजिए आप लोग, जो है थोड़ा सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य एकीकरण है और गति की सहवर्ती ह्रास जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एक रूपता से अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। यही कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एक रूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा विकास, ऑप्शन बी कह रहा उद्विकास, ऑप्शन सी कह रहा वृद्ध, ऑप्शन डी कह रहा प्रगति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 3 का। तो इसका आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा। बी क्या आपका इसका आंसर उद्विकास, प्रश्नानुसार इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेकर बैठे होंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लोग नोट करते होंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो विकास के प्रथम आपके प्रयोगकर्ता माने जाते हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। इन्होंने उद्विकास जो है पदार्थ का एक एकीकरण तथा गति का अपव्यय माना है। तो इस प्रक्रिया में पदार्थ एक अनिश्चित एवं संबंध असमानता से निश्चित एवं सुसंबंध वैभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। ये जो है आपके जो है जो प्रश्नानुसार है उद्विकास, इस प्रकार आपका ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की अवधारणा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हमारे जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा ध्यान देंगे आज का जो आपका प्रश्न उत्तर है, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी ये उपयोगी साबित होगा परीक्षाओं में। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 4 कह रहा आपका कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे कहते हैं। जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे। ऑप्शन ए कह रहा संस्कृत संक्रमण, ऑप्शन बी कह रहा प्रसरण, ऑप्शन सी कह रहा सादृशीकरण, ऑप्शन डी कह रहा समाजीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका सांस्कृतिक संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आप आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन ए संस्कृति संक्रमण। क्यों संस्कृति संक्रमण हो जाएगा प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए कि संस्कृति संक्रमण आत्मसात्करण का एक अंग ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब दो संस्कृतियों के संपर्क में जो है की जो स्थिति होती है, जैसे एक संस्कृति जब दूसरे संस्कृति के बहुत से सारे मतलब गुणों और तत्वों को अपनी इच्छा अनुसार या किसी दबाव के कारण जब अपनाने लगती है, उसको यानी कि ग्रहण करने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संस्कृत संक्रमण जो है कहते हैं। आप लोग समझ गए कि नहीं। और इसी तरह पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान एक संकेत अपने सभी मूल तत्वों को नहीं खोती है जब पर संस्कृति ग्रहण की बात आती है, किंतु इसका जीवन विद परिवर्तन अवश्य हो जाता है। मतलब पर संस्कृति ग्रहण में कुछ पूरी चीज़ें नहीं अपनाती, कुछ अपनाती है, लेकिन संस्कृति जो संक्रमण का काल है ये कह रहा है इसमें पूरी तरह से, ठीक है, जो चाहे अपने से अपनाए चाहे दबाव है, तो इसी को संस्कृत संक्रमण की बातें कर रहा है। ये प्रश्नानुसार आप ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं। क्या, आपका जो समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए का रहा प्रतिमान, ऑप्शन बी का रहा मूल्य, ऑप्शन सी का रहा विधि, ऑप्शन डी का रहा प्रथा। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर मेरे ख्याल से आप सभी बता देंगे कि जो है समूह या समाज द्वारा कार्यक्रमों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को आपको प्रथा ही कहा जाएगा। प्रथा के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं ना, जो पुराने समय से चली आ रही परंपराओं को, जो है रहन सहन खान पियन उठना बैठना पूजा पाठ जो चीज़ें होती हैं, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रथाएं जो है
जो है क्या कहते हैं, प्रथाएं जो थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही जो सामाजिक मान्यता है, जो हम सोचने विचारे जो व्यवहार करते हैं, वही मैंने बताया नहीं, जो जनरीतियाँ आपकी होती है और जो हम अपनाते हैं वही खान पान रहन सहन पूजा पाठ एक दूसरे का पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। हमारे बाबा करते थे वही चीज़, फिर हमारे पिताजी कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं उसी चीज़ को अपनाया, तो इसी को प्रथा कह रहे हैं। तो हालांकि अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा, लोग अच्छे बुरों को ज़्यादा, जब से शिक्षा का विकास हुआ सब लोग जो है जो प्रथाओं में कुछ गलत प्रथाएं थी उसको त्याग रहे हैं, अच्छी प्रथाओं को अपना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, आप समझ गए होंगे पूरी तरह। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जितनी भी प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी उनको लोग छोड़ रहे हैं, और जो अच्छी प्रथाएं थी वो तो चलती ही रहेंगी, सदियों से चली आ रही हैं, चलती रहेंगी, और बुराई वाली जो प्रथाएं थी उनको लोग छोड़ते रहेंगे। तो आप ये प्रश्न नंबर 5 समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। कह रहा किस युग में मनुष्य ने सबसे पहली बार हथियार बनाए। ये प्रश्न तो आप सभी लोग दे देंगे कि किस युग में मनुष्यों ने सबसे पहली बार हथियार बनाए या हथियार का उपयोग किया जो है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पूरा प्रसारण काल में, ऑप्शन बी कह रहा मध्य प्रसारण काल में, ऑप्शन सी कह रहा ताम्र प्रसारण काल में, ऑप्शन डी कह रहा नव प्रसारण काल में। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो आप मनुष्यों ने जो हथियार का उपयोग पूरा प्रसारण काल से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग आदमानव कहते हैं और आज के समय में जनजातियाँ कहते हैं। तो आदमानव क्या था, पहले पत्थर का हथियार गहरा ना पूरा प्रसार काल से ही बना के जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मनुष्य जो पहली बार हथियार ये पूरा प्रसार काल में ही उपयोग करने लगा था। तो हालांकि वही पत्थर वगैरह से पहले हथियार बना के उपयोग करता था, धीरे धीरे जब धातुओं की जानकारी हुई, लोहे वगैरह की, तांबा कापर है ना, उसी हिसाब से हथियारों का आधुनिकीकरण होता चला गया। आज का आधुनिकीकरण हथियारों के बारे में गोला बारूद बंदूक आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जब समूह के, क्या कह रहा है, जब समूह के सदस्य या विश्वास करते हैं कि वे अन्य समूहों के सदस्यों से किसी तरह श्रेष्ठतर हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब समूह के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि वे अन्य समूहों के सदस्यों से किसी तरह श्रेष्ठतर है, मतलब श्रेष्ठ हैं और अच्छे हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और बेहतर है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है निरीजातिता, ऑप्शन बी कह रहा है स्व सांस्कृतिक केंद्रितवाद, ये ऑप्शन बी कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा निरीजातीय समूह, ऑप्शन डी कह रहा अहम केंद्रितवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते चलिए, इसका नंबर स्व सांस्कृतिक केंद्रितवाद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले जो है आंसर को, ताकि आप लोग जो है, उम्मीद करता हूँ कापी पेन लेके बैठे होंगे हमारे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते हुए चलिए। क्योंकि स्व सांस्कृतिक केंद्रितवाद की जो अवधारणा है ये आपके जॉर्ज समनर महोदय ने दे रखा है। किसने दे रखा है, जॉर्ज समनर महोदय। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जॉर्ज समनर महोदय। देखिए इस पर लिख के नहीं बनता, नहीं तो थोड़ा सा लिख के पढ़ाने में कुछ और मज़ा होता है, लेकिन क्या किया जाए, हमारे पास सिस्टम ही थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों की परीक्षाएं हैं, आप लोग जो है निःशुल्क क्लास का बेनिफिट जरूर उठाइए और क्लास को जरूर देखिए। तो ये आपके कौन दे रखे हैं, जॉर्ज समनर महोदय, क्योंकि ये एक ऐसी संवेदनात्मक मनोवित्त है। कहते हैं कि व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति को या अन्य प्रजातिक सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है, दूसरे की अपेक्षा। अपने जो समूह, जात, प्रजाति की बात करना कि ये जो समाज के लोग होते हैं ये अपने को जो है दूसरे से अधिक जो है श्रेष्ठ समझते हैं, वही बात करें। क्योंकि वो जो है ऐसा क्यों करते हैं, वो दूसरे के प्रति जब घृणा, द्वेष या संदेह करते हैं, जब उदासीनता यानी उसमें अरुचि हो, इनके मनोभाव को जब ये दर्शाता हो कि ये वो जो है हमसे नीच है, हमसे जो है उस द्वेष रखते हैं, उससे घृणा करते हैं किसी कारण से, तो इसी की बात ये कह रहा। तो ये स्व सांस्कृतिक केंद्रितवाद के तहत ही आया, ये अवधारणा आपका जॉर्ज सिमे जो है समनर महोदय की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज समनर महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद करता हूँ प्रश्न 8 आप समझ गए होंगे। प्रश्न 7 नंबर, ये प्रश्न नंबर 8 था।
आ गया वो प्रश्न नंबर 7 था फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, ये प्रश्न नंबर 8 कह रहा समाज में पृथक नृजातीय समूह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। समाज में पृथक नृजातीय समूह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा समा आकलन यानी कि सम आकलन, ठीक है। ऑप्शन बी सादृशीकरण, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी सांस्कृतिक बहुलतावाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्नानुसार सांस्कृतिक बहुलतावाद, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो समाज में पृथक नृजातीय समूह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक बहुलतावाद। क्योंकि जब किसी समाज में एक से अधिक संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, उनका अपने आपस में व्यवहार बोलचाल रहन सहन खान पीन सब ठीक रहता है, तो सात्विक जुकर एक दूसरे का समर्थन जब करते हैं, तब ऐसी स्थिति को जो है सांस्कृतिक बहुलतावाद के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो है एक समाज में कई लोग रहते हैं, कई कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का आशय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आप 8 नंबर आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। ये कह रहा है ना कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। ये देखिए आपका ये क्या कहते हैं मिलान का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो मैं इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। नहीं हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं गलत कर देंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका सांस्कृतिक विलंबना, तो ये WF आगरवन का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा सामाजिक प्रणाली, तो टालकट पार्सन्स का बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा भूमिका पटल टाम्बोटोमोर का बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा लोकाचार्य यानी कि WG समरर का बता रहा। तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, बाकी 3 सही है। आप लोग बताइए इसका आंसर। तो आप लोग देखिए ये इसका आंसर होना चाहिए, आपका होना क्या चाहिए, ये भूमिका पटल जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भूमिका पटल नोट कर लीजिए, ये भूमिका पटल जो आपका टाम्बोटोमोर का थोड़ी है। फिर ये भूमिका पटल किसका हो जाएगा, ये भूमिका पटल आपका जो है RK मर्टन महोदय का है, ठीक है। किसका है, RK मर्टन महोदय का। नोट कर लीजिएगा आप लोग भूमिका पटल, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका कह रहा है ना, ये भूमिका पटल टाम्बोटोमोर का नहीं ओके जो है RK मर्टन का है। नोट कर लीजिएगा। बाकी आपका ये सभी सही है, ए भी सही सुमेलित है, बी भी सही सुमेलित है और डी भी सही सुमेलित है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें तो आप समझ ही गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या कर रहा है, आइए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है अति विशिष्ट भूमिकाओं के समूह के माध्यम, क्या कह रहा है, अति विशिष्ट भूमिकाओं के समूह के माध्यम से सामाजिक एकता प्राप्त करने वाला समाज आधारित होता है। तो इसका आंसर कह रहा है आपका ऑप्शन ए आत्मीय सामाजिक संबंधों पर, ये ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा सावयवी एकता पर, ऑप्शन सी कह रहा यांत्रिक एकता पर, ऑप्शन डी कह रहा निर्भरता पर। प्रश्न ध्यान दीजिए, तो आंसर इसका गलत नहीं करेंगे। ये ऐसा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। क्योंकि अति विशिष्ट भूमिकाओं के समूह के माध्यम से सामाजिक एकता प्राप्त करने वाला समाज आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है, आत्मीय सामाजिक संबंध पर, सावयवी एकता पर, यांत्रिक एकता पर, निर्भरता पर। तो ये देखिए आप लोग यांत्रिक एकता सावयवी एकता इमाइल दुर्खिम महोदय का आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सावयवी एकता प्रश्न अनुसार ध्यान दीजिएगा। यांत्रिक एकता सामूहिक एकता की बातें कौन कह रहा है, करते हैं, जो है इमाइल दुर्खिम ही तो करते हैं। क्योंकि दुर्खिम महोदय कहते हैं समाज की आंतरिक एकता से सावयवी एकता में जाने पर श्रम विभाजन के कारण का जो है कार्यों का विशेषीकरण जो अनिवार्य रूप से हो जाता है, जिससे विशिष्ट भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपकी इमाइल दुर्खिम महोदय की अवधारणा है, सावयवी यांत्रिक एकता। तो ये प्रश्न भी आप सभी के जो है इमाइल दुर्खिम की अवधारणा थी। जो कुछ जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, आप लोग ध्यान दीजिए उन थिंकरों को, जो करीब करीब सभी के सिलेबस में, चाहे आप UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT प्रवक्ता दे रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं आप लोग उनको अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इनकी अवधारणाओं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं।
अगर आप लोगों को जैसे कोई थिंकर ना मिल रहे हो या किसी थिंकर का कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके जो है हमको बताइए, तो हम वो क्लास आप लोगों के बीच लेके चले आएंगे, ठीक है। या किसी थिंकर पे या किसी टॉपिक पे जो भी क्लास आपको चाहिए आप बताइए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए कि सर इस जो है इस टॉपिक पे क्लास लेके चले आइए, या जो है ये प्रश्न उत्तरी चाहिए तो वो भी बताइए, या आप किसी जो है विस्तार पूर्वक क्लास चाहिए किसी थिंकर पे या किसी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 11, 11 नंबर आपका कह रहा है सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए करा भूमिका कहते हैं, ऑप्शन बी करा परिस्थिति कहते हैं, ऑप्शन सी करा प्रतिष्ठा कहते हैं, ऑप्शन डी करा शक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा कॉमन लगाएंगे तो आप लोग बता देंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भूमिका, ठीक है। भूमिका हो जाएगा। भूमिका कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब किसी विशिष्ट समूह या सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट जो है विशिष्ट यानी विशेष दायित्वों एवं अधिकारों से अवध व्यवहार के प्रतिमान को जो है हम लोग जो करते हैं, प्रतिमान स्वरूप उसके निभा करते हैं, तो उसको भूमिका कहते हैं, ठीक है। तो आपके ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आप लोगों का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 था ना, अगला प्रश्न नंबर आपका 12 आ गया, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कह रहा है, नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, ये मिलान के प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो कह रहा पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो ये हैबरमास का बता रहा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद आपका हैबरमास का बता रहा है। आपका बी ऑप्शन कह रहा अभिजन परिभ्रमण, तो ये प्लेटो का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा योग्यतम की उत्तरजीविता डार्विन का बता रहा है। और ऑप्शन डी कह रहा जनसंख्या संबंधी सिद्धांत माल्थस का बता रहा है। तो ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का गलत होगा। प्रश्न नंबर 12 आप सभी का सही होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐतिहासिक भौतिकवाद की बातें कौन करता है? आपका कार्ल मार्क्स करते हैं, ना कि हैबरमास करते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है हैबरमास की जगह आपका कौन हो जाएगा? ये हैबरमास ना होके यहाँ कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ताकि आप लोग ना भूलें। तो आइए देखते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बाकी तो आप का ये अभिजन परिवहन ये विल्फ्रेड प्लेटो महोदय का है, ये है योग्यतम की उत्तरजीवितावाद जो यानी कि विकासवाद डार्विनवाद तो है, ये है डार्विन। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत माल्थस महोदय का ये है, ये है। तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कबीले के प्रधान के पास होती है, जो ये कबीले का प्रधान होता है उसके पास होती है, तो उसके पास क्या होती है आप लोग बताइए। कबीले के प्रधान के पास, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है तर्कसंगत विधिक सत्ता, ये कह रहा है। और ऑप्शन बी कह रहा चमत्कारिक सत्ता, ऑप्शन सी कह रहा पारंपरिक सत्ता, ऑप्शन डी कह रहा जादुई सत्ता। कबीले के प्रधान के पास होती है जो है, क्या होती है? तो बताइए इसमें से जो आप लोग ऐसे प्रश्न का गलत मत कीजिएगा, थोड़ा सा काम जो है अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे, कॉमन सेंस, तो भी ऐसे प्रश्न को सही करके चले आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कबीले का जो समूह होता है वो पारंपरिक सत्ता ही रहती है ना उनके पास, ना कि जो है कोई जो है उस तरह कानूनी रूप से उनके पास कोई लिखित तो रहता है, सब परंपरा के साथ ही उनका काम चलता है कि ठीक है। क्योंकि कबीले के प्रधान के पास जो सत्ता होती है पारंपरिक होती है, क्योंकि जो इनके सदस्य होते हैं ना ये सामाजिक चरित्र जो है उसी को विकसित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। ये अवधारणा किसकी रही है आप लोग ये भी नोट करिए, ये डेविड रिजमैन महोदय की अवधारणा है, जो इनकी पुस्तक है डेविड रिजमैन महोदय की, नोट कर लिए। द लोनली क्राउड, ये पूछा जाता है डेविड हार्डीमैन का पुस्तक, डेविड सॉरी फ्रेंड डेविड रिजमैन का।
पुस्तक का नाम है द लोनली क्राउड, ये डेविड रिजमैन की अवधारणा है, ठीक है, उन्हीं का अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ नोट करते हुए चल रहे होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को कहते हैं। तो ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा नियतवाद, अब ऑप्शन बी कह रहा विभेदीकरण, ऑप्शन सी कह रहा विचलन, ऑप्शन डी कह रहा दुष्प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर जो है 14 का। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अवधारणाएं जो टॉपिक है, मूल अवधारणा आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो आपका ऑप्शन सी है विचलन, क्योंकि यहाँ सभी प्रतियोगी छात्र हैं, ना कि जो है आप जो यूजी के या इंटर के छात्र हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 2025 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। और कंटिन्यू अगर रेगुलरिटी पढ़ाई कर रहे होंगे तो। और परीक्षाएं बार बार नहीं मिलती, क्योंकि सरकारों के बारे में आप जान ही रहे हैं, सरकारें जो है कभी टाइम पे परीक्षाएं कराती नहीं। और वर्तमान सरकार तो शिक्षा के प्रति ज़्यादा कुछ उदासीन है। तो इसलिए आप सभी को जो मौके पे मौका मिला है, इसमें जो है इस मौके का फ़ायदा उठाइए। मौके में चौका के जगह छक्का लगा के आप एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके चले आइए, और एक जो है अपना पद रिजर्व कर लीजिए। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्र छात्राएँ हों, या आप जो यूपी पीजीटी के हों, या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होने वाले हों, जहाँ से भी हों आप, और दिल्ली ट्रिपल एसबी के जो एग्ज़ाम लगे हों, सब लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका आंसर विचलन हो जाएगा, क्योंकि विचलन ये जो आप लोग जान ही रहे हैं, ऐसी संस्थागत अपेक्षाओं के उल्लंघन किए जाने वाले व्यवहार को जो है विपथ गमन या विचलन कहते हैं। मतलब जब आप जो किसी उचित व्यवहार करते हैं या गलत तरह से करते हैं, तो इसी को विचलन कहते हैं। किसी समाज विशेष में जो अपनाया तथा वैध समझा जाता है, मतलब उसको गलत तरीके से समझा जाता है, तो उसी को विचलन, मतलब आप वहाँ से विचलित हो गए हैं, यही ना कह रहा है ये। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15। तो 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सामाजिक संबंध में होता है। तो सामाजिक संबंध में क्या होता है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है सहयोग। ये सब देखिए प्रश्न कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप सही करेंगे। सामाजिक संबंध में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी सहयोग एवं संघर्ष, ऑप्शन डी आमने सामने का संपर्क। तो इसका आंसर मुझे पता है आप सभी लोग सही करेंगे, गलत कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सहयोग एवं जो है संघर्ष दोनों हो जाएगा। सामाजिक संबंधों में ये दोनों पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब सामाजिक संबंध होता है, देखते हैं ना आपस में जो है आप लोग या हम ही लोग ना, कि एक साथ रहते हैं, खाना पीना, कभी नोक झोंक तो होता रहता है, कभी सहयोग मतलब एक दूसरे की हेल्पिंग करते हैं, कभी किसी ना किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, तो संघर्ष यानी कि झगड़ा भी हो जाता है ना। तो सहयोग भी चलता है, संघर्ष भी चलता है। तो ये अवधारणा किसकी आप बताइए। ये लेजली वाइट का है, जो सामाजिक संबंधों के बारे जो है इन्होंने 5 प्रकार बता रखा है। वो 5 प्रकार इन्होंने कौन कौन सा बता रखा है आप लोग नोट कर सकते हैं। ये 5 प्रकार इन्होंने बता रखा है। एक बताया है, कह रहे हैं सहयोग, और दूसरा बता रहे हैं ये प्रतियोगिता होती है आपस में, और तीसरा कह रहे हैं ये संघर्ष होता है, और चौथा इन्होंने समायोजन तथा आत्मसातकरण की बातें ये करते हैं आपके जो है, ठीक है, समायोजन। और पांचवा आपका हो गया आत्मसातकरण की बातें करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये किसके अनुसार बता रहा था, लेजली व्हाइट महोदय के अनुसार, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16। ये प्रश्न नंबर 16 नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एरिक एरिक्सन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस 1968 में समाजीकरण की प्रक्रिया को एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया, या कितने चरणों से गुजरती है। अच्छा अच्छा, जो एरिक एक्सन ये महोदय हैं, जिनकी पुस्तक आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस
1968 में जो आई थी, ठीक है। इसमें इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को एक आजीवन क्या समाजीकरण की प्रक्रिया को एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया है, ठीक है। यह कितने चरणों से गुजरती है, जो प्रक्रिया चल रही है, प्रश्न कह रहा कितने चरणों से गुजरती है, ये ध्यान देना आपको। तो प्रश्नानुसार कह रहा ऑप्शन ए 8 चरणों से, ऑप्शन बी 10 चरणों से, ऑप्शन सी 12 चरणों से, ऑप्शन डी 14 चरणों से। तो एरिक एरिक्सन थोड़ा सा आप लोग ये थिंकर को नहीं पढ़े होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो ऐसे प्रश्न जो टिपिकल में आते हैं, ठीक है। हमारे प्रिय छात्र छात्राएं ध्यान दें, तो ऐसे प्रश्न टिपिकल में आते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने 8 चरणों से होकर गुजरती है, यानी कि 8 चरण बता रखे हैं आपके एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बताया ना, जो है आई आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस 1968 में ये पुस्तक आई है, और इसमें इन्होंने जो आजीवन चलने वाली सामाजिकरण की प्रक्रिया को 8 चरणों से गुजरती है बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 17 ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसका आधार जो है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है। ये निम्नलिखित में से किसका आधार ये सापेक्ष वंचना है कह रहा है, जो है सापेक्ष वंचना की बातें कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है दर्पण व्यक्तित्व सिद्धांत, कह रहा ऑप्शन ए दर्पण व्यक्तित्व सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा मनोविश्लेषण आत्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा संदर्भ समूह सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। तो ये प्रश्न आप लोग जो है सापेक्ष वंचना का गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका जो मूल अवधारणा से ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में भी कई बार पूछा जा चुका है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पीजीटी प्रवक्ता में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संदर्भ समूह सिद्धांत के तहत आएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी संदर्भ समूह सिद्धांत के तहत ही आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न नोट कर लीजिए, प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि संदर्भ समूह का जो सर्वप्रथम आपके प्रयोग किसने किया था, तो ये हर्बर्ट हाइमैन महोदय ने किया था। जो उनकी एक लेख आई थी हर्बर्ट हाइमैन महोदय का, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में आई थी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्या है वो, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में आई थी। इसमें इन्होंने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को जो है सैमुअल स्टाउपर द्वारा जो दिया गया था उसी के बारे में बात कर रहे हैं ये हर्बर्ट स्पेंसर। और कहते हैं संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति समानता सदस्य तो नहीं होता इनके साथ, परंतु जिसका सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है, मतलब इच्छा रखता है, तमन्ना रखता है, वह जो है उस समूह के जिसके व्यक्ति के साथ वह अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से पहले से ही संबंधित अपने आप को मानता है, पहले से ही जुड़ा हुआ महसूस करता है, ठीक है। ये सापेक्ष संदर्भ समूह के सिद्धांत हो जाएगा सापेक्ष वंचना के तहत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर ये 17 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 18 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 18 ये 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। ये भी देखिए मिलान का क्वेश्चन है, कह रहा सही नहीं सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सोशल स्ट्रक्चर जेपी मर्डॉक महोदय का बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी द गोल्डन बाउ जेम्स फ्रेजर का बता रहा है। ऑप्शन सी द मदर्स आर विफॉल्ट का बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास लेनिन का बता रहा है। तो ये तो प्रश्न मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे। ये प्रश्न आपको भी मिलता है बराबर 18 नंबर प्रश्न। तो इसका भी आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए आपका जो ऑप्शन डी है ना, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन डी द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ये लेनिन का थोड़ी है। द थ्योरी ऑफ जो है लेजर क्लास लेनिन महोदय का नहीं होगा, फिर ये किसका हो जाएगा, ये लेनिन का ना होकर फिर किसका होगा आप लोग बताइए। ये जो है टी वेवलन महोदय का है। किसका है, टी वेवलन महोदय का है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसका, टी वेवलन महोदय का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बाकी ये तो आपका सही ही है,
तीनों सही ही है। ये जेपी मर्डॉक का हो गया सोशल स्ट्रक्चर, द गोल्डन बाउ जेम्स फ्रेजर का ही ये है। द गोल्डन बाउ जो है बार बार पूछा जाता है, जेम्स फ्रेजर महोदय का, नोट कर लिए। द मदर्स आर ब्रीफाल्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19, ये प्रश्न नंबर 19, ये 19 प्रश्न आपका जो आप है आपका, ये विवाह परिवार और सागोत्तरतानी नातेदारी से कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि सदस्यों को समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह कहते हैं। किसको? जो सदस्यों हैं उनको बात कर रहा है, सदस्य के बारे में, कि सदस्यों को समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइए आप लोग। प्राथमिक समूह ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा गौण समूह, ऑप्शन सी कह रहा अंतः समूह, ऑप्शन डी कह रहा वंश समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैंने बताया ना कि विवाह परिवार और नातेदारी संबद्धता से है ये। तो वंश समूह की बात ये कर रहे हैं, तो वंश समूह क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वंश समूह से जो जुड़े लोग हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं एक लोग आपस में एक दूसरे से, वे अपनी पीढ़ी तथा वंशावली से स्पष्ट रूप से जुड़े रहते हैं अपने वंश परंपरा से, ठीक है। क्योंकि ये जो वंश समूह की ये इनकी जो परंपरा होती है, ये निश्चित रूप से अपने पूर्वज के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनका वंश चलता रहता है। तो वंश समूह के अस्तित्व के लिए जो उनका किसी न किसी कुल से जुड़ा होना अनिवार्य रूप से पाया जाता है, जिसको वंश समूह वंश परंपरा के तहत रखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 19 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, तो आप देखते हैं। आइए, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका मात्र स्थानिक वध के माता पिता। ये ऑप्शन ए कह रहा है आपका मात्र स्थानिक वध के माता पिता। ऑप्शन बी कह रहा प्रीत स्थानिक आवास वर्ग के माता पिता का बता रहा, ठीक है। मात्र स्थानिक ऑप्शन ए है ना, आवास जो है, आवास की बात कर रहा, माता स्थानिक आवास वध के माता पिता का है, ये तो सही है। प्रीत स्थानिक आवास वर्ग के माता पिता का है, ये भी सही है। मातुल स्थानिक आवास वधु के मामा का, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका कह रहा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार इसका आंसर जो उपयुक्त सभी ही होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों सही है। आप लोग देखिए, आप लोग ऑप्शन डी नोट करते चलिए, क्योंकि आपका ये जो है ना, ये मातृ स्थानिक आवास जो है वध के माता पिता का आवास होता है, ये सही है। प्रीत स्थानिक आवास आप वर के माता पिता का होता है, यानी कि लड़के का, वधु माने जो लड़की का। ये मातुल स्थानिक आवास वधु के मामा का, यानी कि मायका का, ठीक है, आवास होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ है ये नहीं, आप समझ गए होंगे ये प्रश्न जो है 20 नंबर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 21 कह रहा है आपका अंतर विवाह के समतामूलक सामाजिक संबंधों को शामिल करते हुए निम्नलिखित में से किसमें सभी स्तरों के सदस्यों के बीच सहयोग करने की स्वतंत्रता होती है? क्या कह रहा है कि अंतर विवाह समतामूलक सामाजिक संबंधों को शामिल करते हुए निम्नलिखित में से किसमें सभी स्तरों के सदस्यों के बीच सहयोग करने की स्वतंत्रता होती है, सहयोग करने की स्वतंत्रता होती है, बात कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा खुला वर्ग, ऑप्शन बी कह रहा खुला निर्जातीय, ऑप्शन सी कह रहा बंद जाति, ऑप्शन डी कह रहा बंद जागीर। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि खुला वर्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा कह रहा है, ठीक है, खुला वर्ग। बाकी ऑप्शन तो एकदम अलग टाइप दिख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि वर्ग व्यवस्था जात की भांति जो है कठोर व बंद ना होकर मुक्त व्यवस्था होती है, क्योंकि खुला वर्ग है ना ये जो वर्ग व्यवस्था होती है, इसमें तो कोई भी लोग शामिल होते हैं, सभी लोग किसी जाति धर्म के होते हैं जो वर्ग में। जबकि मुक्त व्यवस्था के कारण सभी स्तरों के सदस्य जो होते हैं इसमें आपस में एक दूसरे के सहयोग करते हैं स्वतंत्र रूप से। तो खुला वर्ग हो गया हो ना ये। बाकी जाति और उसमें धर्म में ये थोड़ा सा नहीं रहता। तो बाकी तो ये इसी प्रश्नानुसार खुला वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये आपका देखिए कथन और कारण का है, ठीक है। प्रश्न आपका ये कथन और कारण का है। 22 नंबर प्रश्न ये देखिए। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये कह रहा है, ये देखिए कथन ये है, ये ध्यान दीजिए, कथन ये है यहाँ, ठीक है। कथन ए आपका कह रहा है समाज द्वारा मान एवं तुष्ट विवाह का आधार है। क्या कह रहा है, समाज द्वारा मान एवं तुष्ट विवाह का आधार है। ये ठीक है, ये समाज द्वारा मान्य की बात कर रहा तो इस सही ही है। तो कारण आर आपका क्या कह रहा है, ये कारण आर जो है ये कह रहा है विवाह व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों को नियमित करता है। विवाह जो व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों को नियमित करता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा आंसर आप लोग। ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए कि ए आर दोनों सही है, ये ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर आपका देखिए ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये सही हो जाएगा आपका ए। कैसे सही हो रहा है, क्योंकि प्रश्न आप ना कथन और कारण ध्यान दीजिए। कह रहा कथन ए ना समाज द्वारा मान्य एवं तुष्ट विवाह का आधार है। जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ना शादी विवाह के द्वारा जो संबंध बनाया जाता है पति पत्नी के द्वारा, तो ये विवाह तो सही ही है, समाज मान्यता प्राप्त है। तो कारण इसका कह रहा है क्योंकि विवाह व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों का नियमित करता है। सही बात, जो विवाह होता है व्यक्तियों के बीच जो है समाज में मान्यता प्राप्त है। तो नियमित रूप से आप वो लोग एक साथ रहते हैं, अपने संबंधों का निर्वाह करते हैं, बाकी जो है परिवार बनाते हैं, फिर जो है आगे प्रोसेस चलता रहता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर नाती पोती पोता, ठीक है। तो आप जान रहे हैं, तो ये इस हिसाब से कह रहा है ना ये यार दोनों सही है भाई। आपका ए भी सही है, ठीक है, और आर भी सही है, और दोनों का आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो सही तो है, तो इस हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 22 आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 23 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आपका। 23 ये 23 नोट कर लीजिए आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ये देखिए कथन है, हाँ ये तो आपके थिंकर हो गए। ऑप्शन ए कह रहा है जैसे थिंकर मार्गन क्या कह रहा है, मार्गन महोदय क्या कह रहे हैं कि मानव समाज के प्रारंभ में ना तो विवाह था और ना ही परिवार था। क्या ये सही कह रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है वेस्टर्न मार्क, वेस्टर्न मार्क क्या कह रहे हैं कि पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई। ये वेस्टर्न मार्क का जो है अवधारणा है। और ये आपके मर्डॉक महोदय नहीं जेपी मर्डॉक, ये क्या कह रहे हैं ऑप्शन सी जेपी मर्डॉक कह रहे हैं परिवार एक बहु प्रकार्यात्मक संस्था है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी सही है। तो आप लोग इसको बताइए प्रश्न नंबर 23 का क्या हो जाएगा आंसर 23 का। तो ये देखिए मार्गन महोदय जो आपके कह रहे हैं मानव समाज के प्रारंभ में ना तो विवाह था और ना ही परिवार था, ये आपका सही है, ठीक है। वेस्टरमार्क कह रहे हैं पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी सही है। वेस्टरमार्क जो ये कहते हैं कि जो पुरुष होता है ये जो है कब्जा जमाने की भावना परिवार के मतलब जो है अपना रूप से बलवान साबित करने के लिए स्त्रियों के प्रति जो उनकी भावना थी, तो वो कब्जा एक तरह से करके उस पर अधिकार प्राप्त करके तो अपना परिवार बताए जो है एक साथ रहने लगे, तो परिवार उनको अपने बस में करके, यही कह रहे हैं वेस्टर्न मार्क महोदय, ठीक है। आपका ऑप्शन सी जो है मर्डॉक महोदय कह रहे हैं परिवार एक बहुप्रकारात्मक संस्था है, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से सी भी सही है। तो डी कह रहा है आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा उपयुक्त सभी सही है। तो मुझे पता है ऐसे प्रश्नों का आंसर आप लोग गलत नहीं देंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 नंबर यानी कि ये कह रहा है कि एम श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है। अच्छा,
भारत में ये एम.एन. श्रीनिवास यानी कि मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन की बात हो रही है। उन्हीं के अनुसार ये कह रहे हैं कि भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा जाति है, ऑप्शन बी कह रहा वंश परंपरा है, ऑप्शन सी कह रहा परिवार, ऑप्शन डी कह रहा दल। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए 24 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर देखिए प्रश्नानुसार आपका दल ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी दल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ये आप लोग दल, क्योंकि जो आपके मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन महोदय हैं भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन की अनिवार्य सदस्यता के रूप में जाति, वंश, परंपरा तथा परिवार है, जबकि ऐच्छिक सदस्यता दल की संभावना के रूप में ये देखते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए, आज ये 24 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी और आई होप आप लोग इस निःशुल्क क्लास का जो है बेनिफिट उठाएंगे आने वाली परीक्षाओं में, खासकर हमारे वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जिनका परीक्षा लगा हुआ है। अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका मई में पीजीटी प्रवक्ता वालों का लगा है, बाकी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा है। तो आप सब जो है जिनका भी परीक्षाएं हैं इस क्लास को जरूर देखिए और इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। ठीक है, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाइए और चौका जो है 2025 में आप चौका की जगह छक्का मार के आप जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट लाइए, अपना समाज में घर परिवार में मान सम्मान बनाए रहिए। और बाकी आपको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग मैं जहाँ तक जानता हूँ ज़्यादा समझदार है मुझसे। कारण ये है कि भाई आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं, ठीक है, तो पढ़ाई तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ों को तो बहुत जल्दी आप लोग पकड़ते होंगे। बाकी तो यूट्यूब पे आप देखते होंगे ना, एक से एक जो है लोग भरमार पड़े हैं, चीज़ें बताते हैं। कितने लोग तो कहते हैं आप यहाँ से पढ़िए, ये पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है, अगर आप चीज़ों को बराबर पढ़ाई करते रहे होंगे हैं, कंटिन्यू रेगुलरिटी बनाए रहिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे मैं आपको टॉपिक लेके आता हूँ ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आता हूँ आपको। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी मित्रों।